हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इफ़को एजीटी मेंस मॉक प्रैक्टिस सेशन 9 में। अभी तक हमने 8 सेशंस कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, साथ में ही रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपको मैं बता दूं कि आपको अगर कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यू हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या प्रॉब्लम पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसी मकसद के साथ हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच क्रॉप इज़ नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट हर एक एग्ज़ाम के अंदर 15 to 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम फैक्चुअल या डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सरफेस लेवल से पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो आपका है मेज। वीट जो होता है वो किंग ऑफ सीरियल्स के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रख लेना। इसके साथ ही मेज की कुछ डाटा देख लेते हैं, फैक्चुअल और क्या डाटा हो सकते हैं। तो इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं, हमने ये देख लिया। इसके साथ में इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो जिया मेज होता है, जिया मेज। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैमिली पूछ सकता है तो पोएसी होती है, या फिर इसको ग्रेमिनी फैमिली भी कहते हैं, ग्रेमिनी फैमिली भी कहते हैं। क्रोमोजोम नंबर पूछ सकता है तो 2n = 20 इसमें क्रोमोजोम नंबर होते हैं। ये एक सीरियल क्रॉप होती है, खरीफ सीजन के अंदर ग्रो की जाती है, खरीफ सीजन के अंदर। इसके साथ में ही और पूछ सकता है इसमें क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, तो टेसलिंग और सिल्किंग जो है वो इसमें क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होता है। ओरिजिन प्लेस पूछ सकता है, सेंट्रल अमेरिका होता है। फूड और फोडर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, फूड और फोडर दोनों पर्पज से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है, इससे स्टार्च और ऑयल, स्टार्च और ऑयल इसमें फूड जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ हम देख लेते हैं टेसलिंग और सिल्किंग क्या होता है। टेसल्स का मतलब होता है इसका मेल पार्ट, जैसे मान लीजिए मेज प्लांट है, इसकी लीव्स हैं, तो यहाँ पर टॉप पर इसका टेसल होता है मेल पार्ट। और सिल्किंग का मतलब जो भुट्टा लगता है वो इसके अंदर यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसको सिल्किंग कहते हैं, ये इसका फीमेल पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटेंड्री होता है इसमें, यानी कि प्रोटेंड्री का मतलब है मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाना, प्रोटेंड्री कंडीशन देखने को मिलती है। इससे क्या फ़ायदा होता है प्लांट के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सूटेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अदर यानी कि इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो अपन डिजायरेबल पोलन डालकर इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। जनरली इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होता है, ऑर्गेनिक मैटर, केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, या इरिगेशन वाटर। तो नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा होता है ये बताना है। इरिगेशन वाटर नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी हम अप्लाई करते हैं, वो प्राइमरी सोर्स नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर आपका प्राइमरी सोर्स होता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या हो सकता है, प्लांट रेसिड्यू हो सकता है, या फिर काऊ डंग हो सकता है, कंपोस्ट हो सकता है, ग्रीन मैन्योर हो सकता है। ग्रीन मैन्योर का मतलब आपने फील्ड के अंदर क्रॉप ग्रो की और उस क्रॉप को कल्टीवेट करके सॉइल को उसमें ही दबा देना, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग। तो ये सभी आपके ऑर्गेनिक मैटर के अंडर में आते हैं। अब इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है पहला। और क्या होता है, एरिएशन इंक्रीज होता है, एरिएशन इंक्रीज होता है। उसके साथ में ही माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बूस्ट होती है। इसके साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की इंक्रीज होती है। तो इसके बेनिफिट्स हो गए।
और क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो स्लो रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स का, स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होगा, प्लांट को प्रॉपर टाइम मिल पाएगा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने का और लीचिंग की प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा खरीफ क्रॉप है, कौन सा रबी क्रॉप है। तो इनको एक बार देख लेना जो भी लिस्ट है इसकी। जो वीट होता है रबी क्रॉप होता है, मस्टर्ड भी रबी क्रॉप है, पेडी आपका खरीफ क्रॉप है और ग्राम रबी क्रॉप है। तो पेडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। पेडी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा हो जाएगा। खरीफ क्रॉप होती है हमने देख ही लिया, पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली होगी इसकी। क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो 2n = 24 होता है इसके अंदर। वाटर रिक्वायरमेंट पूछ सकता है तो 1200 से 1500 mm के बीच में होता है, इसका वाटर रिक्वायरमेंट हो गया। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन पूछ ले तो पेनिकल इनिशिएशन या फ्लावरिंग स्टेज बोल सकते हैं, पेनिकल इनिशिएशन, ये इसका क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन हो जाएगा। इसके अलावा मेजर ग्रोइंग एरिया देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। वेस्ट बंगाल होता है, यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये आपकी, और पंजाब बिहार में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। ये इसके मेन पॉइंट्स हो गए जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल पीएच रेंज फॉर मोस्ट क्रिटिकल क्रॉप्स। ज़्यादातर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए आइडियल पीएच क्या होती है। तो न्यूट्रियल पीएच जो होती है वो सबके लिए एक आइडियल पीएच मानी जाती है। ये एसिडिक पीएच हो गया, ये आपका न्यूट्रल पीएच हो गया, लगभग न्यूट्रल यानी कि 6 to 7.5, ये आपका बेसिक की तरफ चला जाएगा, और ये हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मोस्ट ऑफ क्रॉप्स जो होती हैं वो इसी पीएच पर ग्रो करती हैं। पीएच क्या होता है, पीएच से अफेक्ट क्या पड़ता है, पीएच जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, इसके साथ ही न्यूट्रिएंट की सोल्युबिलिटी होती है सॉइल के अंदर, उसको अफेक्ट करता है। उसके साथ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी कम होगी ज़्यादा होगी ये भी पीएच पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक हॉट टॉपिक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी प्राइमरली गैस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो मेन ग्रीन हाउस गैस जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ में ही सोर्सेज क्या होते हैं ये देख लीजिए। फॉसिल्स और फ्यूल बर्निंग से CO2 का जो है निष्कासन होता है। इसके साथ डिफॉरेस्टेशन, एक बार वजह देख लीजिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। फॉसिल्स के बर्निंग से, इसके साथ फ्यूल बर्निंग से, 2 ऑप्शन हो गए, और आपके पास डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, प्लांट मतलब एनवायरनमेंट में प्लांट की संख्या कम होगी, तो प्लांट क्या करते हैं CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, वो नहीं होगा। और इसके साथ इंडस्ट्रियल जो भी औद्योगिक हैं उन संसाधनों से भी क्या होता है CO2 का रिलीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस का मेन फंक्शन क्या होता है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रूट डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल होता है, बाकी के ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पोटेशियम होता है ड्रोट और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। लीफ ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम होता है। ये आपके इसके बेसिक क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा फॉस्फोरस कहाँ पर यूज़ होता है, ATP के अंदर यूज़ होता है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर फॉस्फोरस का यूज़ होता है। और इसके साथ एक मतलब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर आपको, तो फॉस्फोरस की डिफिशियंसी जब हो जाएगी तो इससे क्या होगा, पर्पल डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा।
पर्पल डिस्कलरेशन। और मोस्ट अवेलेबल पीएच इसका पूछ लिया जाता है 6.5 टू 7.5, 7.2, 7.5 ऐसे होता है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनमें से। रिन्यूएबल वो होता है जिसको वापस यूज में लिया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसको वापस यूज में नहीं लिया जा सकता है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल होता है, विंड एनर्जी भी इसी तरह से, बायोमास भी। एक कोल ऐसा होता है जिसको एक बार यूज़ कर लिया गया तो रिन्यू नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कोल। और इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोल का जनरली जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, आप सब जानते ही हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, ये अभी हमने देख ही लिया था, और राइजा सेटाइवा होता है, तो इसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। विच इरिगेशन मेथड इज़ मोस्ट वाटर एफिशिएंट, मतलब कौन सा इरिगेशन मेथड है जिसके अंदर हाईली एफिशिएंसी देखी जाती है। फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, या फिर ड्रिप इरिगेशन और फरो इरिगेशन। तो आपका ड्रिप इरिगेशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वाटर की यूज एफिशिएंसी देखी जाती है, लगभग 95 टू 98% देखी जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। ड्रिप इरिगेशन के अंदर होता क्या है एक्चुअली, जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली उनके अंदर ट्यूब्स के द्वारा वाटर को उनके रूट के अंदर अप्लाई किया जाता है, जिससे रूट जोन में सिर्फ पानी प्रोवाइड होगा तो प्लांट एफिशिएंटली यूज़ कर लेगा। अब दूसरा प्लांट मान लीजिए यहाँ पर है, तो दोबारा यहाँ पर दूसरा, मतलब यहाँ से दूसरा पाइप आएगा, इसी पाइप से यहाँ पर होल होते हैं, तो यहाँ पर इसमें फिर से इसकी रूट जोन में मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो बीच में सरफेस बचा, सॉइल सरफेस बचा ये वाला, यहाँ पर वाटर अप्लाई नहीं होगा, तो ये वाला वाटर अपना सेव हो गया। ड्रिप इरिगेशन के अंदर लगभग 30 टू 70% वाटर का सेविंग होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी आपकी 95 टू 98 होती है। इस मेथड को इजराइल से अडॉप्ट किया गया था। ये आपके इसके बेसिक क्वेश्चन थे। इसके साथ में ही वीट ग्रोथ को सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वीट की ग्रोथ भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, कौन सा जो इसमें स्टेट है आपका लार्जेस्ट वीट का प्रोड्यूसर है। तो एक क्वेश्चन आपका एक सेशन में रहता है जो आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना कि कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, हो सकता है आपकी कोई एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हमने कल या परसों के सेशन में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, यानी कि जो एंथर होता है, सपोज कीजिए ये एंथर है, इससे क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। इसके अंदर पोलन है, जब इसके लिए पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है डेहिसेंस की, तो डेहिसेंस का मतलब ये होता है पोलन का रिलीज होना। अब क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ये हो गया आपका स्टिग्मा वाला पार्ट, ये इसमें आपका ओव्यूल हो गया, ये सिनर्जिड सेल और ये एग सेल होगी। तो इसमें क्या होता है, एयर के द्वारा या कोई भी मीडियम के द्वारा पोलन ग्रेन यहाँ से मूव करते हुए स्टिग्मा के पास पहुँचते हैं और इस पर आकर सेटल होते हैं। यहाँ से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। पोलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल से इसके अंदर एंटर करती है और एग सेल को फर्टिलाइज करती है, जिससे क्या होता है, सीड या फ्रूट का निर्माण होता है। फ्रूट और सीड दोनों का भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेट होना होता है। फर्टिलाइजेशन की ये पूरी प्रोसेस थी, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी। यहाँ से यहाँ वाली पोलन ग्रेन यहाँ पर एंटर किया और एग सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया। इससे क्या हुआ, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर देखने को मिलता है। लीव के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। कौन सा है जो इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इनको एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। मैंगनीज होता है, जिंक होता है, बोरोन होता है, निकेल होता है, इसके अलावा आयरन होता है, क्लोरीन होता है, मोलिब्डेनम और कॉपर। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको देख लेना एक बार, यही होते हैं। अब इसके अलावा मतलब इसमें ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा मैच कर रहा है। नाइट्रोजन तो मैक्रो होता है, फॉस्फोरस भी नहीं होता है। आपका जिंक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि निम्न में से कौन है जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन साहब आप जानते हैं, इंडिया के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और वर्ल्ड के अंदर जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो क्वेश्चन में आप यहाँ पर कर लेना है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज से आया था, वो भी वीट और राइस की, यानी कि इसको HYVP प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके अंडर में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। किसके लिए आया था, वीट और राइस, यानी कि वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कब आया था, इसका पीरियड पूछा जाए तो 1960s में आया था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, यानी कि बहुत सारा फूड का प्रोडक्शन हुआ और इसको स्टोरेज करने के लिए बाद में FCI को लाया गया था। तो फूड की सिक्योरिटी के लिए मतलब कि मेनली देखा जाए तो ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया था फूड सिक्योरिटी के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन साहब को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, पद्म विभूषण मिला है, अभी रिसेंट में शायद इनको भारत रत्न भी मिला है। आगे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स। कौन मतलब प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज़ है इनमें से जो फंगल डिजीज़ है। मोजेक वायरस, वायरस लिखा हुआ है, वायरस से होती है। बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया से होती है। ब्लाइट भी आपकी फंगल डिजीज़ नहीं होती है। रस्ट क्या होता है आपका, फंगल डिजीज़ होता है। रस्ट में कौन से कोजल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पक्सीनिया स्पीशीज जनरली देखी जाती है वीट के अंदर, और इसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, ऑरेंज या ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, या तो लीव्स के ऊपर या स्टेम के अंदर। ये क्या होते हैं, एयर के द्वारा स्प्रेड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होते हैं। इसके लिए बचाव के लिए क्या करेंगे, फंगीसाइड डाल देंगे, जैसे कि मैनकोजेब फंगीसाइड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफ़को। इफ़को का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इफ़को सबसे पहले देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, एक लिमिटेड कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कंपनी है। ये प्रमोट करती है बैलेंस फर्टिलाइजेशन को, यानी कि प्रॉपर मात्रा में हर एक न्यूट्रिएंट मिल पाए, जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र से, जिससे क्या होगा, सोइल हेल्थ जो होगी वो मेंटेन रहेगी। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1967 के अंदर किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। तो ऑप्शन क्या थे, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, या फिर इन्हांस फार्मर वेलफेयर थ्रू फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवाता है और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। कौन सी कैश क्रॉप है इनमें से, वीट कैश क्रॉप नहीं है, राइस कैश क्रॉप नहीं है, पल्स भी नहीं है। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, जिसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाया जाता है, जैसे कि मतलब कि
कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाया जाता है। जैसे कि इससे क्या क्रॉप से क्या क्या मिल सकता है आपको, शुगर के लिए ग्रो कर लिया, इथेनॉल के लिए ग्रो कर लिया, या फिर आप ग्रो कर सकते हैं इसको फाइबर के लिए ग्रो कर सकते हैं, या फिर और भी कोई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आपके शुगर केन जो होता है वो कैश क्रॉप के अंडर आता है। इससे क्या क्या मिलेगा, शुगर मिलता है, इथेनॉल मिलता है, जैगरी भी मिलता है। फैमिली देख लीजिए इसकी, पोएसी होती है, ये इसकी फैमिली होगी। क्लाइमेट ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ग्रो करता है। क्रिटिकल स्टेज अगर पूछा जाए तो ग्रांड ग्रोथ फेज इसका क्रिटिकल स्टेज होता है। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो देखा गया है इंडिया के अंदर यूपी में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो एक आप इसके स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना। कार्बन डबल बॉन्ड O, इसके साथ 2 अमोनियम ग्रुप जुड़े होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अंदर पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है। 46% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कहा जाता है इसको। अप्लाई कैसे करते हैं, वाटर में सोल्यूबल होता है और टॉप ड्रेसिंग की जाती है, या फिर फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है। अगर एक्सचेंज यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, लीचिंग हो जाएगी सॉइल से और सॉइल पोल्यूट हो जाएगी। जैसे कि पंजाब के अंदर हाई फर्टिलाइज़र की डोज एप्लीकेशन से क्या हो गया, नाइट्रोजन की कंटामिनेशन बढ़ गया सॉइल के अंदर और उससे डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होने लग गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप? कौन सी लेग्यूम क्रॉप है इनमें से, ऐसे बताना है। मेज है, या ग्राउंडनट, या कॉटन, या फिर शुगर केन। शुगर केन अभी हमने देखा कि ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेज भी हमने देख लिया। कॉटन जो है वो आपका मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। ग्राउंडनट जो है वो लेग्यूम क्रॉप होती है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है वो क्या फैक्चुअल डाटा हो सकता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑयल परसेंटेज, और इस कितना होता है, मतलब कि ग्राउंडनट के अंदर ऑयल परसेंटेज बहुत बार पूछा गया है, तो ये लगभग होता है 45%। प्रोटीन परसेंटेज पूछा जाता है 20%, इसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज होता है। ये लेग्यूम क्रॉप है तो इसके अंदर रूट्स में क्या होगा, ये लेग्यूम क्रॉप है तो इसकी रूट्स में क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। और इसके क्रोमोसोम नंबर्स पूछ लिए जा सकते हैं आपको, 2n = 40 होते हैं। ये सारे इसके बेसिक क्वेश्चंस हो गए। सीजन कहीं कहीं पर खरीफ में और रबी पर दोनों जगह ग्रो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है इनमें से? तो प्राइमरी सोर्स जो है सोलर रेडिएशन होता है अर्थ के क्लाइमेट के लिए। ठीक है, यानी कि सन के रेडिएशन से मिलता है। इससे क्या होगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसको मेज़र कैसे किया जाता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसको मेज़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज़ नॉन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया? कौन सा है जो राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर वेस्ट बंगाल? तो आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ में छत्तीसगढ़ को भी राइस बॉल इंडिया माना गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड? एक ही फील्ड के अंदर 2 क्रॉप्स को एक साथ उगाना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है मोनोकल्चर के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है बार बार। क्रॉप रोटेशन के अंदर, क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक सीजन के
मतलब जैसे इस बार अपने राइस लगाई और फिर वीट लगाया, तो अगली बार जब खरीफ का सीज़न आएगा तो आपने राइस की जगह कोई दूसरी क्रॉप लगाई, तो इससे क्या होगा, क्रॉप का रोटेशन होगा, यानी कि एक बार ये क्रॉप, दूसरी बार दूसरी क्रॉप। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर ये फार्मिंग लगा हुआ है इसमें टर्म, तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेस हो जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इसके साथ डेयरी या फिर फिशरीज, ऐसे आप पोल्ट्री, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। ये क्या हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, एक साथ अल्टरनेटिव रोज के अंदर या स्ट्रिप्स के अंदर। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, मेज या काउपी या कॉटन या ग्राउंडनट ऐसे उगा सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इससे, एफिशिएंट यूज होता है, मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सॉइल के अंदर उनका एफिशिएंटली यूज होता है। पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, सॉइल फर्टिलिटी। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि मिक्स्ड फार्मिंग अलग है और मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बायो फर्टिलाइज़र, कौन सा इनमें से बायो फर्टिलाइज़र होता है। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन जो आप, ये तो आपका केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, राइजोबियम आपका बायो फर्टिलाइज़र होता है, सुपर फॉस्फेट केमिकल, और ये भी केमिकल। वो करते हैं आगे। आज का सेशन अपना यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।